तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज से पहले अपन ने 4 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए हैं, जिसके अंदर अपन कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर को काफ़ी बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं और अभी अपन पहुँच चुके हैं उसके लेक्चर नंबर 5 पर, जहाँ पर विद्युत बल रेखाओं के बारे में थोड़े डायग्राम वगैरह रह गए थे, जो आज मैं बना के बताऊँगा, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके साथ-साथ आज अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी जिसे विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, उसको शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विद्युत बल रेखाओं के बारे में कुछ चीज़ें रह गई थी पढ़ाने के लिए, उनके बारे में सबसे पहली चीज़ें उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। विद्युत बल रेखाएं, तो कुछ चीज़ें थी जो इनके बारे में बताना था, रह गई थी, उनको पहले समझ लेते हैं। विद्युत बल रेखाओं के बारे में मैंने आपको ये बता दिया था कि ये धनावेश से उत्पन्न होती हैं और ऋणावेश पर ख़त्म होती हैं। तो ये अपना धनावेश है और ये अपना ऋणावेश है, ठीक है। और इनके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो होंगी धनावेश से उत्पन्न होंगी, यानी कुछ इस तरीके से, और ऋणावेश पर आकर ये खत्म हो जाएंगी, ठीक है। होप ये सारी चीज़ें कैमरे में दिख रही हूँ पहले तो। हाँ बिल्कुल, धनावेश से ये उत्पन्न होंगी और ऋणावेश पर जाकर ये खत्म हो जाएंगी। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज अपने को चर्चा करनी है कि किस किस तरीके से आपको ग्राफ बनाकर दे सकता है। तो इनमें से पहला ग्राफ तो आपसे इस तरीके का, ग्राफ नहीं कहूँगा मैं, एक तरीके से डायग्राम ही कह सकता हूँ। पहला आपसे ये बना के दे देगा कि आपके पास ये प्लस रेखाएं हैं और यहाँ पर दूसरा भी आपके पास चार्ज प्लस का है, दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, तो इनसे किस तरीके से बल रेखाएं निकलेंगी। मैंने आपको क्या बताया, बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो प्लस से उत्पन्न होनी बल रेखाएं कुछ इस तरीके से निकलेंगी और ये बाहर की तरफ निकलती हैं, ये भी आपको पता होगा, कुछ इस तरीके से। और ये जो प्लस चार्ज है, इससे जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो कुछ इस तरीके से निकल जाएंगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। पर ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, यानी एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी। तो दो धनावेशों की जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे से कभी भी नहीं मिला करती, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर आपको मिल गया होगा। दूसरा, ये अपने पास माइनस चार्ज है और ये भी अपने पास माइनस चार्ज है। इनसे निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये बल रेखाएं आई, ये गई, ये बल रेखाएं आई, इस तरीके से गई। माइनस पर जाकर जो बल रेखाएं होती हैं वो खत्म हुआ करती हैं, कुछ इस तरीके से। इस पर भी ये बल रेखाएं खत्म हो रही होंगी, लेकिन ये भी कभी नहीं मिलेंगी, इतना याद रखना। ये एक और बना देता हूँ मैं, पर ये भी कभी नहीं मिलेंगी। प्लस और प्लस से निकलने वाली बल रेखाएं कभी भी मिला नहीं करती, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। माइनस और माइनस से निकलने वाली भी कुछ इस तरीके से निकल जाती हैं, पर ये दोनों कभी भी मिलती नहीं है। और मैं तीसरी बना देता हूँ, जहाँ पर अपने पास एक तरफ प्लस है और दूसरी तरफ माइनस है। तो आपको पता है प्लस से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और माइनस पर जाकर खत्म हो जाती हैं। यहाँ पर भी ये प्लस से निकलेंगी, माइनस पर जाकर खत्म। यहाँ पर भी ये प्लस से जाकर निकलेंगी, माइनस पर खत्म। ये प्लस से निकली, माइनस पर खत्म। ऐसे ही प्लस से जो बल रेखाएं हैं वो निकलती रहेंगी और माइनस पर जो बल रेखाएं हैं वो आकर इस तरीके से खत्म होती रहेंगी। ये प्लस से निकल रही हैं और ये माइनस पर जाकर खत्म हो रही हैं। तो इन डायग्राम को पहले अच्छे से नोट कर लो या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इनको मैं रिमूव कर देता हूं। तो विद्युत बल रेखाओं के बारे में आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इनको ड्रॉ किस तरीके से करना होता है। धनात्मक आवेश से ये पैदा होती हैं और ऋणात्मक आवेश पर ये खत्म हो जाती हैं, और ये बेसिकली किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र को ही दर्शाने का काम किया करती हैं, ठीक है। अब चूंकि ये विद्युत क्षेत्र को दर्शाने का काम करती हैं तो विद्युत क्षेत्र को भी दर्शाती हैं, ये उसके परिमाण को भी दर्शाती हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, विद्युत बल रेखाओं के बारे में,
तो ये एक तो दिशा बताने का काम करती है और दिशा बताने के साथ साथ ये परिमाण बताने का काम भी करती है। एक तो दिशा बताने का काम करती है और दूसरा ये दिशा बताने के साथ साथ परिमाण बताने का काम भी किया करती है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक विद्युत क्षेत्र बनाया है। इस तरीके से आप देख रहे होंगे। अगर आप देखोगे इस वाले एरिया में 2 लाइन है, इस वाले एरिया में भी 2 लाइन है, इस वाले एरिया में भी 2 लाइन है, इधर भी 2 लाइन है, इधर भी 2 लाइन, इधर भी 2 लाइन है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सभी जगह पर विद्युत क्षेत्र जो है समान है। तो अगर मैं बात करूं समान, क्या समान है इसमें, तो इसमें सबसे पहली चीज तो परिमाण जो है इसका वो कैसा है, समान है, एक जैसा है और दिशा भी सभी की एक ही तरफ है, यानी दिशा भी इसकी देखी जाए तो समान है। तो अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है इस तरीके का कोई डायग्राम बना के कि इसका परिमाण की तरफ कैसा है, परिवर्तनशील है या समान है, तो इस विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो समान है और इसकी जो दिशा है वो भी समान है। ठीक है। इसके अलावा ये थोड़ी सी लाइन उल्टी सीधी बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर अगर आप इस एरिया में देखोगे तो 4 लाइन है और इस एरिया में देखोगे तो खाली 2 ही लाइन है। तो अगर मैं इस विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करूं, अभी तो अपन ने इसके बारे में बात करी, अभी मैं इस विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करूं तो एक जगह पर तो बहुत ज़्यादा है, नीचे की तरफ देखो तो बहुत ज़्यादा है, ऊपर की तरफ देखोगे तो बहुत कम है। तो इसका परिमाण जो है, परिमाण यानी इसकी वैल्यू वो असमान है। कैसी है, असमान है। यानी एक जगह तो बहुत ज़्यादा विद्युत क्षेत्र दिखाई दे रहा है और दूसरी जगह बहुत कम दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी दिशा के बारे में चर्चा करूं तो इसकी दिशा कैसी है, समान है, क्योंकि इधर भी बल रेखाएं निकल रही हैं इसमें और इसमें भी इधर की तरफ बल रेखाएं निकल रही हैं। तीसरी कंडीशन, आई थिंक नीचे की ओर और स्पेस अभी होगा, हाँ बिल्कुल। तीसरा और मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ। तीसरी कुछ इस तरीके से है। अब अगर परिमाण देखोगे यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरफ बल रेखाओं की मात्रा जो है समान है। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे और यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी बल रेखाओं की जो मात्रा है वो समान है। तो अगर मैं परिमाण के बारे में बात करूँ, यहाँ पर परिमाण तो कैसा है, समान है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर दिशा के बारे में बात करूँ, दिशा कैसी है, तो दिशा यहाँ पर असमान है। क्योंकि दिशा कैसे देखी जाती है, जो भी बल रेखाएं हैं उस पर एक इस तरीके से स्पर्श रेखा खींच दो। यहाँ पर ऊपर की तरफ है और यहाँ पर खींचोगे तो नीचे की तरफ। ठीक है। अगर यहाँ पर एक बल रेखा स्पर्श रेखा में खींचूं तो ऊपर की तरफ जा रही है और इसी स्पर्श रेखा पर बल रेखा खींचूं तो ये नीचे की तरफ जा रही है। तो इधर ऊपर की तरफ है, इधर नीचे की तरफ है और अगर मैं बीच में खींच दूं यहाँ पर तो ये आगे की तरफ जा रही है। स्पर्श रेखा खींचना तो आता है ना, जिधर की ओर ये बढ़ रहा है उधर की तरफ सीधी लाइन खींचनी होती है एक, जबकि यहाँ पर ये बेंड हो गई तो दिशा इसकी असमान है ना। अगर मैं कहता हूँ कि ये इस तरीके से है तो आप कहोगे कि इसकी दिशा आगे की तरफ है, लेकिन मैं इसको मोड़ दूं तो यहाँ से ये उठ रहा होगा। जैसे मैंने इसको मोड़ दिया, जैसे चश्मे को देखो आप, है ना। अब इसकी दिशा फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे देखोगे तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसको देखोगे ये भी नीचे की तरफ जा रहा है, जबकि ये सीधा है, तो इसकी दिशा असमान है। तो ठीक वैसे ही अगर आप इसको देखोगे तो ये ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ है और यहाँ से स्पर्श रेखा देखी जाए तो सीधी आगे की तरफ जा रही है ये, यानी इसकी दिशा बदल रही है। दिशा असमान है, परिमाण समान है, हर जगह वैल्यू बराबर है। अच्छा, मैं एक और डायग्राम बना के यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है। इसको देखने की कोशिश करो। अगर आप देखोगे तो ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है और ये सामने की तरफ है। तो अगर पूछा जाए कि इसकी दिशा कैसी है तो आप बता पाओगे? और अगर मैं इसके परिमाण के बारे में पूछूं तो क्या आप बता पाओगे इसका परिमाण किस तरीके का है? उम्मीद है आपने अनुमान लगा लिया होगा सही। इसका जो परिमाण है वो भी असमान है। परिमाण असमान क्यों है? क्योंकि यहाँ पर खाली एक बल रेखा है, यहाँ पर इतनी सारी बल रेखा है और यहाँ पर भी कम बल रेखा है। यानी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर बहुत कम है और यहाँ पर भी बहुत कम है। तो कुल मिलाकर कहूँ तो कुछ जगह पर परिमाण कम है और कुछ जगह पर परिमाण ज़्यादा है, यानी इसका परिमाण असमान है, निर्धारित नहीं है जैसा यहाँ पर था या जैसा इसमें था, है ना। और दिशा के बारे में बात करूँ तो एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, यानी दिशा भी इसकी असमान है। अगर यहाँ पर भी आप स्पर्श रेखा खींचोगे
तो स्पर्श रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो ये स्पर्श रेखा सामने की तरफ जा रही है, सॉरी ऊपर की तरफ जा रही है ये, और इस स्पर्श रेखा यहाँ पर खींचोगे तो सामने की तरफ जा रही है। ठीक है, यहाँ पर नीचे की तरफ है, यहाँ पर ऊपर की तरफ है, अलग अलग स्पर्श रेखाएं, यानी इसकी दिशा भी समान है। तो ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, सभी दिशा भी समान है, परिमाण भी समान है, हर जगह वैल्यू बराबर है। यहाँ पर कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, तो परिमाण समान लेकिन दिशा सभी की एक ही तरफ है। यहाँ पर कोई ऊपर भग रहा है, कोई नीचे भग रहा है, कोई आगे की तरफ भग रहा है, तो दिशा असमान, परिमाण इसका समान है, क्योंकि यहाँ बल रेखाएं बराबर डिस्टेंस पर है, यानी कि समान है। कहीं पर ऐसी नहीं है कि ज़्यादा हो कहीं पर कम हो। यहाँ पर देखा जाए तो कहीं पर बल रेखाएं ज़्यादा हैं और कहीं पर देखा जाए तो कम है ना। तो परिमाण समान हो गया, और कोई ऊपर भग रहा है कोई नीचे भग रहा है तो दिशा भी समान होगी। इसको नोट कर लो, इस तरीके के चित्र बनाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो ठीक हो गया थोड़ा बहुत पढ़ाने के लिए, है ना, बेसिक सी जानकारी के तौर पर इसको ले लो। बाकी असल में जब इनके क्वेश्चंस करेंगे अपन एक फाइनल वीडियो के अंदर, तब आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आई थिंक क्वेश्चन पर मैं 1 या 2 वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा, 2 या 3, ताकि चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए। क्वेश्चन करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और पर प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे ही दूंगा, पर आज की वीडियो में नहीं। आज तो सिर्फ अपने को टॉपिक कवर करने हैं, और मेन टॉपिक क्या है अपना, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये तो बेसिक सा है, जो बस मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, ठीक है। अब अपना जो मेन टॉपिक है उसको स्टार्ट करने वाला हूं मैं, जो कि है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इसे हिंदी में कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव। अब सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा लिखूंगा, नोट्स में भी देखने को मिल जाएगी, नोट्स आपको चैनल पर मिल जाएंगे, है ना, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ, साथ साथ लिखना चाहो तो लिख लो। जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे ठीक है। विद्युत द्विध्रुव किसे कहा जाता है, जब दो समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। पर पहली चीज ये होती है कि इसकी जरूरत क्या पड़ने वाली है ना। अभी तक समझ में आ गया कि विद्युत क्षेत्र को अपन पढ़ना होता है, आवेश के बारे में पढ़ना होता है, करंट के बारे में पढ़ना होता है। इसकी क्या जरूरत पड़ रही है हमें कि इसको पढ़ना पड़ रहा है, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझ लो कि ये होता क्या है। विद्युत द्विध्रुव दो समान परिमाण, यानी एक तरफ हमारे पास Q आवेश है और दूसरी तरफ भी हमारे पास कौन सा आवेश है, Q आवेश है, क्योंकि दोनों का जो परिमाण है वो समान है ना। ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ 2 कूलम है तो दूसरी तरफ 4 कूलम कर देंगे। दो समान परिमाण यानी परिमाण में समान होनी चाहिए, लेकिन प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। यानी एक आवेश अपना धनात्मक है तो दूसरा आवेश अपना ऋणात्मक होना चाहिए। एक आवेश अगर अपन धनात्मक ले रहे हैं तो दूसरा आवेश अपना ऋणात्मक होना चाहिए। तो दो समान परिमाण Q और Q तथा विपरीत प्रकृति एक धनात्मक एक ऋणात्मक के आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी, यानी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान के चलता हूं मैं x है। क्या है, x है।
तो बहुत अल्प दूरी पर रखे हों तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो अभी आपके सामने जो बना हुआ है ये विद्युत द्विध्रुव ही है, जब दो आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हुए हैं। पर पॉइंट वही है कि फिर इसकी आवश्यकता क्या पड़ रही है। तो होता क्या है, केमिस्ट्री में जो एलिमेंट होते हैं वो इस तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का नाम सुना होगा आपने, पानी का सूत्र H2O पढ़ा होगा, या और भी कई सारी चीजें। अब इनमें होता क्या है, ये एक हाइड्रोजन का एटम होता है और ये एक क्लोरीन का एटम होता है। ये एक दूसरे से इस तरीके से बॉन्ड बना लेते हैं, पर क्लोरीन जो होता है वो ज़्यादा विद्युतऋणी तत्व होता है, तो ये इसके कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। देखो, इसका एक इलेक्ट्रॉन रहता है और इसका एक इलेक्ट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बनता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है ये क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाता है तो इस पर नेगेटिव आवेश नहीं आता। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन इस पर नहीं आता, थोड़ा इसके पास में खिसक आता है ना। जैसे ये नीला रंग, ये नीला रंग, इन दोनों के बीच में ये जो है सफ़ेद रंग की डिब्बी है। अगर मैं इस नीले रंग को थोड़ा सा खींच के इधर ले जाऊं, थोड़ा सा खींच के इधर ले जाऊं, तो ये यहाँ पर दोनों नीले रंग पास में हो जाएंगे, जबकि अभी दूर है। तो वैसा ही है, एक हाइड्रोजन के पास में है, एक क्लोरीन के पास में है। ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास में है और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास में है। लेकिन क्लोरीन की जो प्रकृति है वो विद्युतऋणी प्रकृति है, इसके कारण इसने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर थोड़ा सा खींच लिया, तो इसके कारण इस पर पार्शियल नेगेटिव आ गया, और इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर की ओर चला गया, इसके कारण इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ गया। इसमें इंक डालनी पड़ेगी भाई। तो इस पर कौन सा आ गया, पार्शियल पॉजिटिव आ गया, और इस पर जो आ गया वो आ गया पार्शियल नेगेटिव। तो चूंकि एक पर पार्शियल पॉजिटिव आ गया, एक तरफ पार्शियल नेगेटिव आ गया, तो वही यहाँ पर है, एक तरफ प्लस आवेश है, एक तरफ नेगेटिव आवेश, एक तरफ प्लस आवेश, एक तरफ नेगेटिव आवेश। जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है। एक HCl अणु को भी आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए भी आपको सूक्ष्मदर्शी चाहिए होता है। तो समझ जाओ इनके बीच की दूरी फिर कितनी कम होगी, जब आप इन अणुओं को ही नहीं देख पा रहे तो। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी बहुत अल्प होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, और केमिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो फिर हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, और ज़रूरत पड़ती है तो हमें इनकी वैल्यू भी निकालनी होती है। ठीक है, क्या निकालनी होती है, इनकी वैल्यू भी निकालनी होती है। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, इनके बीच की दूरी को अपन x ना मानकर 2a मानेंगे। क्या मानेंगे? 2a। इनके बीच की दूरी को अपन क्या कंसीडर करके चलेंगे, 2a कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, अब 2a क्यों मान रहे हैं, x क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि कई बार इनका जो सेंटर है, इसको मान लीजिए मैं O मान के चल रहा हूँ, तो कई बार हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए होती है, ना कि पूरी दूरी। और जब आधी दूरी चाहिए होती है तो चूंकि पूरी दूरी को अपन 2a मान के चल रहे हैं, तो यहाँ तक की दूरी को अपन a मान लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी अपन a मान लेंगे। भाई ये पूरी लंबाई अगर मैंने 2 मीटर मान ली तो ये आधी लंबाई 1 मीटर होगी, तो ऐसे ही ये पूरी लंबाई 2a है, तो आधी लंबाई खाली ये होगी, आधी लंबाई a होगी, टोटल मिलाकर लंबाई 2a हो जाएगी। तो इसीलिए फायदा हो जाता है कि यहाँ पर a मान लिया जाता है। मान के चलिए अगर मैं इसको x मान रहा होता तो फिर जो आधी दूरी होती वो कितनी हो जाती, x/2, और x/2 की कैलकुलेशन करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता, मतलब मेरे लिए तो उतना भी मुश्किल नहीं है, आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता, इसीलिए 2a मान के चला है। अगर आपके साथ ऐसे कभी मानने वाली दिक्कत आती है तो आपकी मर्जी, आप उसे 2a भी मान सकते हो, 3a भी मान सकते हो, या चाहो तो खाली a मान सकते हो। अगर आप a मान के भी चलोगे इनके बीच की दूरी को तो आंसर वही आएगा जो 2a मानने पर आ रहा है। 3a मान के चलोगे तो भी आंसर वही आएगा, 4a मान के चलोगे तो भी वही आएगा, पर अपन वो मान के चलेंगे जिससे हमें सवाल हल करने में आसानी हो, कैलकुलेशन करने में आसानी हो, इसीलिए अपन ने इसको 2a मान के चला है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का प्रदर्शन कर दिया यहाँ पर मैंने, और जो परिभाषा है वो यहाँ पर लिख दी। अब होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ED, और आघूर्ण, यानी इनका मोमेंटम। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण,
इलेक्ट्रिक डाइपोल का आगुड़ देखने वाले हैं अपन। ठीक है, अब आगुड़ क्या होता है इनका? आगुड़ में जो होता है, ये जो वैल्यू होती है विद्युत द्विध्रुव की, इसको संख्यात्मक रूप से लिखते हैं। तो अब यहाँ पर तीन चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, तीन चीजें नहीं, दो ही चीजें देखने को मिल रही हैं। एक तो आवेश देखने को मिल रहा है और एक उनके बीच की दूरी देखने को मिल रही है। तो इनमें से किसी भी एक आवेश को ले लो, Q को ले लो और उसका मल्टीप्लाई दूरी में कर दो। दूरी कितनी है? 2a है। तो जो वैल्यू निकल के आती है उसे कह दिया जाता है विद्युत द्विध्रुव आगुड़। तो द्विध्रुव आगुड़ क्या होता है? जब भी इसे हमें गणित के रूप में लिखना होता है, जैसे बल को अपन गणित के रूप में लिखते हैं तो द्रव्यमान गुणित त्वरण लिखते हैं, तो इसको अपन गणित के रूप में जब भी लिखेंगे तो इसमें जितनी भी चीजें हैं वो गणित में आ जानी चाहिए। अब इसमें दो ही तो चीजें हैं, एक तो इनके बीच की दूरी है जो 2a मान के चल रहे हैं अपन, और एक इनके बीच की, एक इनमें से कोई भी एक आवेश ले लो। दोनों क्यों नहीं लिए? क्योंकि दोनों बराबर है, कोई भी एक आवेश ले लो, काम चल जाएगा अपना। इसीलिए P = Q × 2a होता है। P क्या होता है अपना? विद्युत द्विध्रुव आगुड़। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का आगुड़ होता है ये, है ना। अब चूंकि यहाँ पर एक तरफ +Q होता है, एक तरफ -Q होता है, तो अपन इसकी दिशा भी लेते हैं। ठीक है, दिशा भी लेते हैं, और इसकी दिशा किधर से किधर की ओर होती है? इसकी दिशा होती है -Q से +Q की तरफ। अब -Q से +Q की तरफ ही क्यों होती है? क्योंकि दिशा किधर से किधर की तरफ तो अपने को लेनी ही थी, तो फिजिक्स में -Q से +Q की तरफ ले ली उन्होंने। मतलब एक तरफ तो दिशा लेनी ही थी, अगर एक +Q है एक -Q है, चिन्ह विपरीत है, तो जरूरत पड़ती है हमें बार बार चिन्ह दर्शाने की कि किधर से किधर की तरफ ले रहे हैं, तो माइनस से प्लस की तरफ ले ली। केमिस्ट्री में उल्टा किया है उन्होंने, केमिस्ट्री में +Q से -Q की तरफ है, जबकि फिजिक्स में -Q से +Q की तरफ होती है। तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ये फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में इसका उल्टा लिया गया है, क्योंकि केमिस्ट्री के वैज्ञानिक वगैरह और जो नामकरण की जितनी भी संस्थान है वो अलग हैं और भौतिक विज्ञान के अलग हैं। तो उन्होंने ऐसे ले ली, उन्होंने वैसे ले ली, फिर उसी तरीके से करते हैं। इसके पीछे कोई खास लॉजिक ऐसा है नहीं, ये इसकी दिशा हो गई और ये विद्युत द्विध्रुव आगुड़ हो गया। P और कुछ नहीं है, विद्युत द्विध्रुव आगुड़ है। और अगर परिभाषा लिखने को बोला जाए तो जब किसी द्विध्रुव आगुड़ के आवेश को उनके मध्य की दूरी से गुणा कर दिया जाता है, तब हमारे पास जो राशि प्राप्त होती है उसे विद्युत द्विध्रुव आगुड़ कहा जाता है। इसको आप लिख दोगे और नोट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, नोट्स डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आगुड़ भी समझ में आ गया होगा। अब इस विद्युत द्विध्रुव आगुड़ के कारण जो बल लगता है किसी भी एकांक आवेश पर, अपन वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लो आप, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं मैंने ले लिया होगा, इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी, हालांकि मैंने बोल दी थी जब किसी द्विध्रुव आगुड़ के आवेश को अगर आप उसकी दूरी से गुणा करते हो तो जो आपके पास राशि प्राप्त होती है उसे विद्युत द्विध्रुव आगुड़ कहा जाता है। ठीक है, P = Q × 2a, ये विद्युत द्विध्रुव आगुड़ की राशि हो गई। अब इसके कारण क्या निकाल रहे हैं अपन? जो बल लगने वाला है किसी दूसरे आवेश पर वो निकाल रहे हैं। दो तरीके से निकाला जाता है, एक तो निकाला जाता है के कारण बल, ठीक है, ये 2 या 3 स्थितियों में निकाला जाता है। एक निकाला जाता है अक्षीय स्थिति में और एक निकाला जाता है निरक्षीय स्थिति में। मेनली क्वेश्चन यहीं से आते हैं और दूसरी जगह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, रैंडम कहीं पर रखा हो तो उसके बारे में बाद में करेंगे। पहले अपन देख लेंगे अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है? मान लीजिए यहां पर मैंने कोई +Q आवेश रख दिया, ठीक है, ये मैंने यहां पर कोई +Q आवेश रख दिया, तो इसके कारण इस पर जो बल लगेगा, क्योंकि ये Q आवेश है तो ये भी इस पर बल लगाएगा और ये Q आवेश है तो ये भी इस पर बल लगाएगा। तो इन द्विध्रुव आगुड़ के कारण इस पर जो बल लगेगा वो कितना होगा? अक्षीय स्थिति में निकल के आएगा, क्योंकि ये अक्ष पर है। मैंने क्या कहा था? इसे कहा जाता है अक्ष। निरक्ष यानी कोई आवेश अगर मैं यहां पर रख दूं, कोई आवेश मैं यहां पर रख दूं ये केंद्र पर, तो यहां पर कितना बल लगाएगा? ये होता है आपका अक्ष और ये होता है आपका निरक्ष। ठीक है,
अक्ष और ये सीधा होता है तो निरक्ष कहते हैं। तो ये अक्ष पर रखा हो तो कितना बल लगाएगा, निरक्ष पर रखा हो तो ये विद्युत ध्रुव कितना बल लगाएगा। और फिर होता है एक रैंडम, मैंने कहीं पर भी रख दिया तो वहां पर कितना बल लगाएगा। रैंडम तो अभी अपने को देखना नहीं है, कहीं पर रख देंगे तो कितना, वो तीसरे लेक्चर या दूसरे लेक्चर में देखेंगे। अभी इस लेक्चर के अंदर अपन ये देखने वाले हैं कि अक्ष पे कोई आवेश रखा हो तो उस पर कितना बल लगेगा, उसको देखने वाले हैं। यहाँ तक चीजें नोट कर ली होंगी, मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे कराता हूँ। ठीक है, अब इसको समझिए, यहां पर प्लस क्यू आवेश रखा होता है। यहां से यहां तक की जो दूरी है, इसको मैं मान के चलता हूं कि ये दूरी जो है यहां से यहां तक की, वो क्या है, आर है। ठीक है, और इसकी दूरी तो आप जानते ही हो 2a है। और अपन निकाल रहे हैं अक्षीय स्थिति में लगने वाला बल। ठीक है, कौन सा बल, जो अच्छी स्थिति में लग रहा है वो, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अच्छी स्थिति में रखने वाला बल कैसे निकालेंगे। एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, इसके कारण इस आवेश पर जो बल लगेगा पहले तो वो निकालेंगे, और इसके कारण इस आवेश पर जो बल लगेगा फिर वो निकालेंगे। पहले इस कारण के किस इस आवेश के कारण, फिर इस आवेश के कारण, और फिर इन दोनों के कारण निकालने के बाद टोटल जो बल लग रहा है उसको जोड़ देंगे तो अपने पास निकल के आ जाएगा कि आघूर्ण के कारण टोटल बल कैसे लग रहा है। जैसे अपन निकालना चाहते हैं कि दो व्यक्तियों के कारण किसी वस्तु पर कितना बल लग रहा है, तो पहले एक व्यक्ति का देख लेते हैं कि वो कितना बल लगा रहा है, वो मान लीजिए 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। फिर दूसरा व्यक्ति को देख लेते हैं, वो कितना बल लगा रहा है, वो भी 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो टोटल बल कितना लग रहा है, उनको जोड़ देंगे, 5 और 5 10 न्यूटन का बल लग रहा है। तो ठीक है, ऐसे ही पहले ये कितना बल लगा रहा है उसको निकाल लेंगे, फिर ये कितना बल लगा रहा है उसको निकाल लेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे और अपने पास फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगी कि कितना बल लग रहा है। अब यहाँ पर होने वाली है डिसेंट लेवल की कैलकुलेशन, तो उसको देख लेना। सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण, देखो वैसे तो अगर आप डेरिवेट करते हो तो माइनस क्यू आवेश के कारण अलग निकालते हो, प्लस क्यू आवेश के कारण अलग निकालते हो। ठीक है, मतलब लाइन से निकालते हो। ये तो चल नहीं रहा, अब आपको ब्लैक पेन से करवा देता हूँ। ठीक है, पर मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए क्या है, दोनों को साइड में लिख के करवा देता हूँ। ऐसा आप जब पेपर में लिख के आओ तो ऐसा मत करना, पहले माइनस क्यू आवेश के कारण लिखना, फिर नीचे प्लस क्यू आवेश के कारण लिखना, और फिर टोटल को जोड़ के करना। नोट्स में सब कुछ बेहतर तरीके से लिखा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझाने की दृष्टि से करवा रहा हूँ। माइनस क्यू आवेश के कारण इस पर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल होता है F = K, Q1 क्या है, Q है अपना, इनटू यहाँ पर कौन सा आवेश है, स्मॉल है Q अपना, बटा उनके बीच की दूरी कितनी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। कैसे निकालें, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, A है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है। तो R में से इस A को घटा दो तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझा करो, ये मान के चलो इस तरीके से, ये दूरी A है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, तो इस R में से इस A को घटा दो तो जो बची कुछ ही दूरी है वो यहाँ से यहाँ तक की निकल के आ गई। तक की दूरी A है। अपने को क्या चाहिए, इन दोनों के बीच की दूरी, माइनस क्यू के कारण निकालना है ना, तो माइनस क्यू से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो इस R में से इस A को घटा दो। ये टोटल R है, इसमें से इतने एरिया को घटा दिया तो ये दूरी बचेगी ना, तो R में से A को घटा दिया तो यहाँ से निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी R माइनस A हो गई। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस Q से O तक की दूरी R है और O से प्लस Q तक की दूरी A है, तो टोटल कितनी हो गई, यहाँ तक की R और यहाँ तक की A, टोटल हो गई R प्लस के A। तो ये हो गई R प्लस के A। ठीक है, इसको नोट कर लेना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R माइनस A
और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r प्लस ए, बहुत आसानी से निकल आई। पहले इसमें से इसको घटा दिया, फिर इसमें और इसको जोड़ दिया, तो ये पूरी दूरी निकल के आ गई। ठीक है, बहुत आसानी, ये तो कर ही लोगे। माइनस क्यू आवेश के कारण कितना लग रहा है, पहले उसको देख लेते हैं। इस माइनस क्यू के कारण कितना लग रहा है, के क्यू इंटू क्यू, पहला आवेश है क्यू, दूसरा आवेश है छोटा वाला क्यू, तो क्यू इंटू क्यू का गुणा हो जाएगा बटे दूरी का वर्ग। दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की r माइनस ए, इसका हो जाएगा वर्ग। ठीक है, तो ये किसके कारण है, माइनस क्यू आवेश के कारण। अब बल निकाल रहे हैं अपन प्लस क्यू आवेश के कारण। इसको मैं F1 बोल देता हूं और इसको मैं F2 बोल देता हूं। ठीक है, ये F1 है, ये F2 है। F2 इक्वल टू होता है K प्लस क्यू आवेश के कारण, तो दोनों आवेशों का गुणा होगा। ये रहा क्यू आवेश अपना और ये रहा छोटा वाला क्यू आवेश, बटे दूरी का वर्ग। दूरी कितनी है, प्लस क्यू से यहाँ तक की r प्लस के ए और उसका स्क्वायर, है ना। अब इन दोनों को अपन जोड़ देंगे तो टोटल इस पर लगने वाला बल निकल आएगा। पहली बात समझो, पहले इसके कारण इस पर लगने वाला बल निकाला, माइनस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण निकाला। ठीक है, और इसके लिए कूलम नियम का आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये भी आप जानते होंगे। ठीक है, अब टोटल यानी एफ नेट निकालने वाले हैं, टोटल जो बल लगने वाला है वो अपन निकालने वाले हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी, वो क्या कि माइनस क्यू इस प्लस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा और प्लस क्यू माइनस क्यू को अपनी तरफ से दूर धकेलेगा। इतना तो समझ में आ रहा है। प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, माइनस प्लस को अपनी ओर आकर्षित करेगा। उदाहरण के लिए ये अपना एक विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र में अपन प्लस क्यू आवेश को रख दें, तो क्वेश्चन भी आता है कि विद्युत क्षेत्र में अगर कोई प्लस का आवेश रखा है तो वो किधर की तरफ गति करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में या विपरीत। अब चूंकि ये प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ होगा, तभी तो विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ जा रहा है। और प्लस प्लस को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, तो ये भी बाहर की तरफ जाएगा। तो प्लस क्यू के विद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश किधर की ओर जाता है, बाहर की ओर। और प्लस क्यू के विद्युत क्षेत्र में माइनस क्यू को रख दो तो प्लस माइनस को अपनी ओर खींचेगा, यानी ये इधर की ओर जाएगा। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कोई अपने पास मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, तो उस विद्युत क्षेत्र के अंदर प्लस क्यू आवेश किस दिशा में गति करता है, तो उस विद्युत क्षेत्र के अंदर जो प्लस क्यू आवेश गति करता है वो गति करता है जिधर विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ जा रहा है तो बाहर की तरफ प्लस क्यू गति कर रहा है और माइनस क्यू विपरीत दिशा में गति करता है। अच्छा, माइनस क्यू का भी लेके देख लो विद्युत क्षेत्र का। आप यहाँ पर ये रहा विद्युत क्षेत्र, माइनस क्यू का कैसे बनता है, अंदर की तरफ बनेगा ये। और यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक प्लस क्यू रख दिया, यहाँ पर माइनस क्यू रख दिया। मैंने आपको क्या बताया, प्लस क्यू विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है, माइनस क्यू विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है। माइनस प्लस एक दूसरे को खींचेंगे तो ये इधर की ओर गति करेगा, उसकी तरफ खींचा चला जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही जा रहा है कि नहीं। माइनस माइनस प्रतिकर्षित करेंगे तो ये विपरीत जा रहा है, विद्युत क्षेत्र की दूसरी दिशा में जा रहा है कि नहीं। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है प्लस का आवेश और विद्युत क्षेत्र के विपरीत करता है माइनस का आवेश। तो यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश को दूर की ओर भगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा, और प्लस क्यू को दूर की ओर भगाएगा और माइनस क्यू प्लस क्यू को अपनी ओर खींचेगा। पहले भी पढ़ा चुका हूँ ये। और इन दोनों के कारण निकलने वाला बल भी निकल के आ गया। तो इनमें से एक बल इधर की तरफ लग रहा है, दूसरा बल इधर की तरफ लग रहा है, तो टोटल बल जो होगा वो जुड़ेगा नहीं, घटेगा, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, बताया था ना, इनका सदिश रूप भी रखवाया था। अब जैसे मैंने कहा इस वस्तु पर एक आदमी 5 न्यूटन लगा रहा है, दूसरा भी 5 न्यूटन लगा रहा है, टोटल कितना हो गया, तो टोटल 10 न्यूटन का बल हो गया। लेकिन एक इधर से 5 न्यूटन लगा रहा है, एक इधर से 5 न्यूटन लगा रहा है, तो अब इस पर टोटल बल कितना लग रहा है, टोटल बल तो 0 हो गया, क्योंकि जितना ये इधर से धक्का दे रहा है उतना ही इधर से भी धक्का दे रहा है, तो बराबर हो गया ना। तो ठीक वैसे ही एक इधर की तरफ इसे भगा रहा है, एक अपनी ओर खींच रहा है, तो दोनों का टोटल करेंगे तो जोड़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। तो बड़ा वाला कौन सा है, बड़ा वाला है माइनस के क्यू के कारण, जो कि है के क्यू इंटू क्यू बटा आर माइनस के ए स्क्वायर, और छोटा वाला कौन सा है, के क्यू इंटू क्यू बटा आर प्लस के ए स्क्वायर। तो बड़े वाले में से छोटा वाला घट जाएगा। सर अब आपको कैसे पता चला कि माइनस क्यू जो बल लगा रहा है इस पर वो बड़ा है, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी कम है, और दूरी कम होगा तो बल ज़्यादा होगा, आपको पता है ना, दूरी कम रहती है तो बल ज़्यादा रहता है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला बल ज़्यादा है, इसीलिए इसमें से आपको घटाना है किसको, इस वाले को।
क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा है, इसीलिए ये उतना तेज बल इस पर लगा नहीं पा रहा होगा, तो इस वाले में से इसको घटा दिया। अब घटाओ इसको। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कैलकुलेशन का कार्य करना है, तो वो आपको करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ पहले दिख रहा हो, मेन चीज़ वही होती है, अगर कैमरे में नहीं आया तो किस काम का। ठीक है, चलो दिख रहा है। अब देखते चलो, इसमें भी के है, इसमें भी के है, इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, तो के हो गया, क्यू हो गया और क्यू हो गया, ये अपन ने कॉमन ले लिया। बचा क्या, 1/r माइनस के ए का होल स्क्वायर, माइनस लगाए तो माइनस लगा दिए, 1/r प्लस के ए का होल स्क्वायर। ठीक है, r माइनस ए स्क्वायर तो था, ये वैसा का वैसा ही रहा यहाँ पर, r प्लस के ए स्क्वायर था, ये भी वैसा का वैसा ही रहा यहाँ पर। बस फर्क क्या हुआ, के क्यू क्यू ऊपर इसमें था, के क्यू क्यू ऊपर इसमें था, तो दोनों में से जो ऊपर वाली चीज थी वो अपन ने बाहर निकाल दी। इसे कॉमन लेना कहते हैं, इतना तो आता होगा आपको। ठीक है, अब ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा, के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, लेकिन इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इनका एलसीएम लेना उम्मीद करता हूं आपको आता होगा। r प्लस ए स्क्वायर का r माइनस के ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस r प्लस के ए स्क्वायर का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और r माइनस ए स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब भी इस तरीके की आपको कैलकुलेशन दे दी जाए तो पहले इसका गुणा इधर की तरफ कर दो और इसका गुणा इधर की तरफ कर दो, फिर नीचे की दोनों संख्याओं का गुणा कर दो। एलसीएम होता है, लेना आता होगा, चौथी पांचवी कक्षा में सिखाया जाता है। अब इसको आगे की तरफ हल करो। आप सभी जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो r प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, r का स्क्वायर प्लस के a का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू ए इंटू आर, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस के 2a इंटू आर। पता होगा आपको, माइनस लगाए माइनस लगा दो कोष्टक, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो पहले आता है r का स्क्वायर प्लस फिर आता है a का स्क्वायर। अब चूंकि ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा 2ar, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो आता है ना आपको। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या करोगे, ए प्लस बी का मल्टीप्लाई आप ए माइनस बी में क्या करोगे, अरे यार मैं भी क्या बोला, ए प्लस बी का मल्टीप्लाई अगर आप ए माइनस बी में करोगे तो क्या निकल के आएगा, ए का स्क्वायर, देखो यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या निकल के आएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यही निकल के आएगा। अब इसका भी स्कोर हो, इसका भी स्कोर हो, तो फाइनल इसका भी स्कोर आ जाएगा। क्यों, स्कोर का मतलब क्या होता है, दो बार गुणा, जैसे ए प्लस बी का स्कोर है यानी ए प्लस बी का गुणा ए प्लस बी में होगा, ए माइनस बी का स्कोर है यानी ए माइनस बी का गुणा ए माइनस बी में होगा। तो इसका आ गया ए स्कोर माइनस बी स्कोर, इसका भी आ गया ए स्कोर माइनस के बी स्कोर। तो सॉल्व किया तो ए स्कोर माइनस बी स्कोर का होल स्कोर दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक करने दो। हाँ, यहाँ तक दिख रहा है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं करेंगे अपन। ठीक है भाई, ए प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, ऐसे ही आर प्लस ए का होल स्क्वायर यानी आर प्लस ए इंटू आर प्लस ए, आर माइनस ए का होल स्क्वायर यानी आर माइनस ए इंटू आर माइनस ए। अब ए प्लस बी मान के चलते हैं इसको, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का इसमें करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का फिर से ए माइनस बी में करोगे तो वही, और उसका मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर निकल के आएगा। तो अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, और चूंकि इन दोनों पर स्क्वायर लगाए तो फाइनल में भी स्क्वायर निकल के आएगा, जैसा कि यहाँ पर निकल के आया था, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है उसी का उसी में मल्टीप्लाई। अब मैं इसको मिटा देता हूँ यार, एक बार पहुँच भी देता हूँ, क्लीन भी करना जरूरी है इनको। ठीक है, अब इधर देखते चलो, आर स्क्वायर कोष्टक लगा दो इधर, आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2ar माइनस का आर स्क्वायर में गुणा किया तो माइनस का आर स्क्वायर,
माइनस का ए स्क्वायर में गुणा किया तो माइनस के ए स्क्वायर, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 2AR बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर ए जो होता है, ये मैंने क्या बताया था आपको, जो ए होता है ये बहुत अल्प दूरी होती है, बहुत अल्प दूरी। ये जो 2a है ये बहुत कम दूरी होता है। तो अगर 2a बहुत कम दूरी है तो a तो और भी बहुत कम दूरी हो गई। विद्युत द्रव के अंदर जो दूरी होती है वो बहुत अल्प होती है, तो 2a बहुत अल्प है, यानी बहुत ज़्यादा कम है, शून्य के आसपास है, इतनी कम दूरी होती है। तो चूंकि दूरी इतनी कम है 2a, तो a तो और भी ज़्यादा कम हो गया, जबकि r बहुत ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर r के स्क्वायर के रिस्पेक्टिवली a का स्क्वायर अगर देखूँ तो ये जो होगा, इसमें a स्क्वायर को मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ, इसको ऑलमोस्ट 0 मान सकता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 1 लाख में से 1 कम करो, अगर आप 1 लाख में से 1 रुपये कम नहीं भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 लाख रुपए कितने होते हैं और 1 रुपया कितना होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 1 लाख रुपए में 1000 रुपये भी कम हो जाए तो भी उस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो 1 लाख में 1 कम होगा उस पर कौन ध्यान देगा। तो ठीक वैसे ही है, ये जो r डिस्टेंस होती है ये बहुत ज़्यादा होती है और a डिस्टेंस बहुत कम होती है। तो r का स्क्वायर यानी जो डिस्टेंस है, मान के चलिए 100 डिस्टेंस है, तो 100 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 का स्क्वायर हो गया 1 के आगे 4 जीरो यानी 10,000 के आसपास। और यहाँ पर क्या है, खाली 1 है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 10,000 के आगे 1 कितना है, बहुत छोटा है। तो वैसे ही r स्क्वायर बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है और a बहुत छोटी वैल्यू है। तो r स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाने की बजाय इसको आप हटा ही दो, इसको शून्य कर दो, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन में a जैसी छोटी राशि अगर आपने नहीं भी घटाई तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको मैंने नेगलेक्ट कर दिया, बचा क्या, r स्क्वायर का होल स्क्वायर। पता है आपको, जब घात के ऊपर घात होती है तो गुणा होता है, तो r की घात 2 में इसका गुणा किया तो कितना निकल के आ गया, r की घात 4, 2 दूनी 4, और इसको तो अपन ने 0 मान लिया। अब प्लस के आर स्क्वायर से माइनस के आर स्क्वायर कैंसल, प्लस के स्क्वायर से माइनस के ए स्क्वायर कैंसल। अब क्या निकल के आ रहा है, इसको ऊपर देख लो, इतनी एरिया में और बता देता हूँ इसको। 2AR और 2AR जोड़कर कितना हो गया, 4AR बटे में कितना है, r की घात 4। r से r की घात 4 कैंसिल हो गया तो क्या निकल के आया, 4 गुणित a और r की घात 3 निकल के आ गया कि नहीं। अब एक चीज जो मैंने नहीं लिखी वो ये कि ये तो अपनी पास संख्या थी, इसको यहाँ पर हल कर दिया, फिर यहाँ पर हल कर दिया, यहाँ पर के क्यू क्यू कॉमन लिया था तो ये गुणा में था, जो कि अपन ने यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि अपन कैलकुलेशन कर रहे थे। तो अब इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ गुणा में। यहाँ पर भी गुणा में क्या था, के कैपिटल क्यू इंटू क्यू गुणा में था, तो यहाँ पर भी गुणा में क्या रहेगा, के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू। यहाँ पर भी गुणा में क्या रहेगा, के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू। आप सभी को पता है कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू था, जो उसमें से कॉमन ले लिया था, बचा था ये, फिर इसको अपन हल करते गए, ये किया ये किया ये किया, लेकिन ये भी इनके साथ गुणा में ही लिखा हुआ था, कॉमन ले लिया था अपन ने। यहाँ पर अपन ने क्यों नहीं लिखा उसको, क्योंकि अपन इसे हल करने में व्यस्त थे तो उस पर अपन ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, आपको लिखना चलना है, चूंकि मैं समझा रहा था इसीलिए मैं बार बार उसको लिखना नहीं चाहता था। तो यहाँ तक हो गई सारी चीज़ें। अब 4a को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणित 2a, और यहाँ पर कैपिटल क्यू भी है, स्मॉल क्यू भी है और के भी है, बटे में r की घात 3 भी है। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। 4 गुणित a है तो इसको मैंने 4 को लिख दिया 2 गुणित 2, क्योंकि 2 का 2 में गुणा करोगे तो भी तो 4 ही आएगा। a के क्यू क्यू, a के क्यू क्यू, थोड़ा मैंने हटा हटा के लिख दिया उनको, बटे में क्या है, r बटा 3। तो वही रहा अपना के एज इट इज का एज इट इज। 2AQ, ये 2AQ क्या होता है, 2A इनके बीच की दूरी है, Q मान है, और जब मैं 2A यानी इनकी दूरी का मान इनके Q में करता हूँ, यानी आवेश के अंदर करता हूँ, तो ये बताया था मैंने आपको, जब दूरी का गुणा आप आवेश में कर दोगे तो वह विद्युत द्रव आघूर्ण कहलाएगा। तो 2AQ को मैं 2AQ लिखने की बजाय P भी लिख सकता हूँ, P लिख दिया, इनटू में क्या है, स्मॉल q, बटे में क्या है, r की घात 3, और ये क्या है, F नेट। इसको कर देता हूं मैं बॉक्स में बंद।
तो अगर विद्युत द्विध्रुव में अच्छी स्थिति में कोई Q आवेश रख दोगे आप यहाँ पर, तो उस पर जो बल लगेगा वो होगा ये, क्या होगा ये। और यहाँ पर ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसकी वैल्यू होती है 2A गुणित Q, 2A गुणित Q। इसको नोट डाउन कर लो। हाँ, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें जो मैंने समझाई वो एकदम से समझ में आ गई होंगी। बहुत ज़्यादा इजी कैलकुलेशन थी, ज़्यादा हार्ड नहीं था। अगर आप 1-2 बार देखोगे तो सीख जाओगे। कल निरची स्थिति में समझाऊंगा, वो भी इसी के सिमिलर होगा, तो चीज़ें और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। कुल मिलाकर अगर आपका बेसिक मैथ बहुत बढ़िया है, आप सामान्य कैलकुलेशन कर लेते हो, a+b का होल स्क्वायर आपको पता है, a-b का होल स्क्वायर आपको पता है, लगाना आता है, एलसीएम करना आता है, तो आप फिजिक्स को ये मान के चलो बहुत आसानी से हल कर लोगे। और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी हार्ड कैलकुलेशन भी आप सीख जाओगे, है ना। और अगर आपको नहीं आता तो आपको अभी समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप करते रहोगे तो ये करना भी आपको आ ही जाएगा। और जब आप ये करना सीख जाओगे तो फिजिक्स के चैंपियन बन जाओगे। और फिर आपको नंबर ही चाहिए ना, प्रैक्टिस करते रहो, नंबर आ जाएंगे। बाकी क्वेश्चन मैं करवाता रहूँगा, डेरिवेशन करवाता रहूँगा, और अपन बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। वैसे अगर विद्युत द्विध्रुव को देखा जाए तो उसको पढ़ाया जाता है 6वें या 7वें लेक्चर पर और ज़्यादा, पर अपन बहुत फास्ट चल रहे हैं, चूँकि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें कवर कर रहे हैं, इसीलिए विद्युत द्विध्रुव भी बढ़िया कवर कर लिया। और चूँकि ऐसे टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो अगर आप वीडियो को भी देखोगे तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, बल्कि जो छोटे मोटे टॉपिक थे इनको उतना टाइम नहीं दे रहा। एग्जाम में ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, पर इसको समझने में मुश्किल होती है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दे के समझाया। इसको समझने में उतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपसे अगर पूछा भी जाए कि विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर धनात्मक आवेश है वो किधर गति करता है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है। नोट्स में भी लिखा मिल जाएगा और करके भी बता दिया, है ना। सारे टॉपिक्स में कवर करा के चल रहा हूँ, कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ। इनको कवर करते रहें, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इनका PDF आपको कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। ओके।